हमारे देश में दो चीजों को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है, एक है महंगाई और दूसरे है टैक्स। देश के हर घर की अभी यही कहानी है कि वो महंगाई से जूझ रहा है। तो भाई टैक्सेस की अगर बात की जाए तो हम कई बार गिनती भी भूल जाते हैं कि हम कितने तरह के टैक्स अदा कर रहे हैं। और हर साल जब बजट पेश होता है तो एक सरचार्ज या सेस के नाम से कहीं ना कहीं टैक्स का बोझ बढ़ता ही जाता है। तो जब बजट पेश होने वाला है, हर टैक्स पेयर यही उम्मीद लगा के बैठा है क्या वित्त मंत्री टैक्स का बोझ कम कर पाएंगे या नहीं। हमें कुछ टैक्स पेयर्स के साथ इनके मन की बात सुनेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, इनसे भी समझेंगे कि इस बजट से हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, कितना बोझ करेगा कम ये टैक्सेस का हमारी जेबों से। मेरे साथ हैं आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष प्रेसिडेंट वेद जैन और साथ ही में टैक्स पैनल के को फाउंडर सुधीर कौशिक। तो आप दोनों से पूरा देश ही नहीं, हम सारे टैक्स पे यही सुनना चाहते हैं। वेद जैन जी, ये बजट क्या उम्मीद रखे टैक्स पेयर से? देखिए, जब बजट आता है तो उम्मीदें तो सभी की होती हैं, जैसे आपने कहा। और जैसे अभी आपने कहा कि महंगाई और टैक्स दो चीजें ऐसी हैं जो इस बजट से जुड़ी रहती हैं। लोगों की उम्मीदें रहती हैं महंगाई इस बजट से कम होगी, लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बजट से टैक्स कम होगा, और वित्त मंत्री जी क्या करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं। ये एक बड़ा इशू आप रहता है। और आपने ठीक कहा कि अगर पिछले जितने बजट आए हैं उनको देखा जाए तो हर बजट में कोई न कोई नई टैक्स लगाने की प्रणाली बढ़ा दी जाती है, और नया टैक्स नहीं लगाया जाए तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। आज की डेट में देश जिस स्थिति पे खड़ा है और जो इस समय का आज की डेट में अनुकूल वातावरण है, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की वजह से, सब्सिडी का प्रेशर कम होने की वजह से, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में वित्त मंत्री जी के ऊपर दबाव बहुत कम है। और ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि वित्त मंत्री इस समय एक बड़ा बोल्ड बजट पेश करें और सब लोगों को टैक्स में एक बड़ी भारी राहत दें। इसके लिए लोगों को बहुत उम्मीद है। आम टैक्स पेयर चाहता है कि उसके जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो आज की डेट में 2.5 लाख है, उसको बढ़ा के 5 लाख किया जाए। आम लोग आज जनता चाहती है कि जो आज की डेट में, जैसे आपने कहा, टैक्स है, सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है, हायर एजुकेशन सेस है, इन सबको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड रेट दिया जाए। अगर वो रेट मैं मानता हूं मॉडरेट है तो आज की डेट में कम्प्लेक्स जो प्रणाली है उसको कम किया जाए। सैलरीड एम्प्लॉय चाह रहा है कि उसकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 2005 में विड्रॉ हुई थी उसको वापस रिस्टोर किया जाए। इसी तरह से सैलरीड क्लास की जो बहुत सारे और एग्जम्पशन मिलती हैं, 6,000 हैं, अब कितनी पूरी होती है इसका इंतजार रहेगा। वेद जैन जी, सुधीर जी, आंकड़े बताते हैं कि 125 करोड़ के इस आबादी में 5 करोड़ से भी कम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। 4 करोड़ से भी कम, 4 करोड़ से भी कम लोग। तो टैक्स ज्यादा बढ़ाना सरकार के लिए चुनौती है या टैक्स नेट के दायरे को बढ़ाना ज्यादा बड़ी चुनौती है? जो टैक्स का रेट है वो आज की डेट में बहुत सही है, उसको ना ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग वॉलंटरी अब टैक्स देना शुरू किया है उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लोग अपने आप से भी टैक्स देने आ रहे हैं और इससे कम करने की भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो टैक्स रेट्स आज की डेट में है। लेकिन जो लोग टैक्स नेट से बाहर घूम रहे हैं, जिनको अभी तक सरकार पकड़ ही नहीं पा रही है और उन लोगों की आय कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है, खुद एक टैक्स डिपार्टमेंट का टास्क कमेटी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी, उन्होंने खुद कहा है कि ये डबल किए जा सकता है, यानी कि जो आज 4 करोड़ है टैक्स पेयर वो कहीं ना कहीं 7 करोड़ के आसपास किए जा सकते हैं। इतनी आमदनी लोगों की है। तो सरकार के पास इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स या कोई नए तरह का टैक्स लगाएं, तो अच्छा है कि आज जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जो अपना बढ़िया सिस्टम बनाया है उसको टैक्स पेयर नए लाने की कोशिश करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, ना कि टैक्स रेट बढ़ाएं। जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सब चाहते हैं इस बजट से कुछ ना कुछ हाथ खड़ा करके आप बता सकते हैं। सबकी बहुत सारी डिमांड है। इन डिमांड्स को हम सुनते हैं और समझते हैं कि कितनी वाजिब डिमांड है। एटीसी से जुड़ी एक डिमांड है, 1.5 लाख की छूट एटीसी के तहत मिलती है अपने निवेश पर। इससे जुड़ी डिमांड को सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार बसीन, प्रोफेसर एमिटी स्कूल ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंस। क्वेश्चन ये कि एटीसी के अंतर्गत हम कई सारे सुन रहे हैं कि लिमिट बढ़ेगी, बट 1.5 लाख का लिमिट बैंकर्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम है। तो इसके अलावा इस बजट में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि ये इस लिमिट इस पर बढ़ेगी? जो 1.5 लाख की जो लिमिट है उसके अंदर आपको अंदाजा भी नहीं होगा, 20 ऑप्शंस हैं जो उसके अंदर आती हैं, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करें या एक्सपेंस करें तो आप एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं उस 1,50,000 के अंदर। तो उसके अलावा 2 डिडक्शंस और आ गई हैं जो अबव एटीसी हैं, जैसे एटीसी सीडी
2 है जिसमें पेंशन के लिए आपकी जो रिटायरमेंट नीड है वो पूरा किया गया है, लेकिन उसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर के पास अगर एनपीएस की सुविधा नहीं है जैसे ईपीएफ की है तो आप नहीं कर सकते वो डिडक्शन क्लेम। इसी तरह से ATCCD 1 भी आया है जिसमें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन वो 50,000 की डिडक्शन है और करना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना आपकी एक प्रमुख जरूरत है, बाकी आप चीजें जो करते हैं वो तो सही है। सुधीर जी, लेकिन नरेंद्र जी का बेसिक सवाल, क्या ETC 1.5 लाख से ऊपर बढ़ाएगी सरकार या नहीं इस बजट में? बढ़ाना चाहिए। अगर आप जनता की तरफ से पूछ रहे हैं, सरकार के पास नहीं है क्योंकि सरकार ने एक रिटायरमेंट को माना है कि एक जरूरत है, उसके लिए एडिशनल दे दिया है, तो आप उसको यूज कीजिए। हमारा मानना है कि ETC से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। अगर आपको कुल मिला के या तो बेसिक एडमिशन में 50-1,000 रुपए की मिलेगी या फिर ATC में मिलेगी, दोनों मिल जाएंगी शायद मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के सारे इसका दायरा बढ़ा दिया है, तो उसको यूज करना चाहिए। ETC को बढ़ने की उम्मीद छोड़ दे, टैक्स पेयर सब चाहता है ज्यादा सेव कर सके। पंकज देखिए, जो भी छूट आती है वो कहीं ना कहीं लिंक होके आती है। बिल्कुल, जब ETC की छूट मिलती है तो टैक्स पेयर को छूट दी जाती है कि आपकी इनकम टैक्स कम लगेगा, और सरकार उसको लॉन्ग टर्म सेविंग को यूज करती है अपने पर्पजेज के लिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में अगर ETC का अगर कोई एडिशनल बेनिफिट आएगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के रूप में आएगा। सरकार को आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत भारी पैसे की जरूरत है, और उस पैसे को जुटाने के लिए सरकार कोई स्कीम निकाल सकती है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी। तो विन विन सिचुएशन है टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स सरकार के लिए भी, कि वो उनको छूट मिलेगी होगी। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई छूट इस तरह से आती है तो जो वित्त मंत्रालय में कैलकुलेशन होती हैं वो ये होती हैं कि 50,000 की छूट पे आज की डेट में 20% के हिसाब से 10,000 रुपए का टैक्स इफेक्ट पड़ता है, और हर आदमी ने 4 करोड़ टैक्स पेयर ने उसका बेनिफिट ले लिया तो 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हो जाएगा। तो वो सरकार उस चिंता में लगी रहती है। तो सरकार एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज कैरी आउट करती है कि अगर ऐसा करेंगे तो कितना छूट मिलेगी और हमें सरकार को फायदा कितना होगा। जब सरकार को लगेगा कि मुझे फायदा होने लगेगा तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ जाएगी। ओके, तो सरकार को समझना होगा कि इंफ्रा बॉन्ड लाएंगे तो उनका भी फायदा होगा और हमारी जेब का भी फायदा होगा। तो ETC में उम्मीद रखें कि इंफ्रा बॉन्ड जोड़ा जा सकता है इस बजट में। यहाँ मेरे साथ अभिषेक सिंघल है, न्यू पेंशन स्कीम का आप जिक्र कर रहे थे, इससे जुड़ा सवाल। अभिषेक सिंघल है, मैं फैकल्टी हूँ अमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। मेरा सवाल, जैसे आपने अभी बताया कि 50,000 रुपीज की रिटायरमेंट पेंशन प्लान जो सरकार लास्ट ईयर लाई, इवन एनपीएस बहुत साल से सरकार लाई हुई थी, लेकिन पहली बार सरकार ने इसको पिछले बजट में बजट के अंदर एक एक्स्ट्रा रिबेट के फॉर्म में हम लोगों को दिया। तो क्या सरकार इसको दोबारा से इस बार कंटिन्यू कर पाएगी? एक तो ये मेरा सवाल है आपसे। ये दूसरा, 50,000 की लिमिट बहुत कम है, थोड़ा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा एक प्रश्न और है, इसके अंदर जो लॉक इन है बहुत ज्यादा है, केवल 60 वर्ष 60 इयर्स पे ही पैसा मिल पाएगा कस्टमर्स को। तो थोड़ा जैसे बाकी टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे टैक्स FD है या फिर LIC है, उनमें 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल का भी लॉक होता है, तो थोड़ा लॉक इसमें लगाना चाहिए 5 इयर्स का, ताकि हम लोगों को पैसा मिले तो जरूरत पड़ने के लिए यूज कर सकें। तो ये बोल रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम की अवधि बढ़ाई जाए या इसमें पैसा ज्यादा बढ़ा सकती है? पिछले बजट में ही न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई है सुधीर जी सरकार, क्या आपको लगता है न्यू पेंशन स्कीम में और ज्यादा लिमिट मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिटायरमेंट की जो नीड है वो आज की डेट में लोगों के पास नहीं है, उसकी प्लानिंग उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक प्रोविडेंट फंड है जिसको लेकर के लोग चल रहे हैं, या एक घर होता है, घर को भी अगेंस्ट में आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती है। तो रिटायरमेंट की जो रेगुलर नीड है उसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा वो है ऑप्शन, और 50,000 के अंदर ज्यादा कुछ सेविंग नहीं होगी। रही बात इनकी कि वो लॉक इन पीरियड कम है, तो जब रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं और क्योंकि उसमें कुछ पैसा इक्विटी में जा रहा है, जब भी आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो जरूरी है कि वो लॉन्ग टर्म हो, और आपको हर पैसे को खर्च करना नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के 20 साल आप ऐसे बिताने हैं जब आपकी इनकम नहीं होगी, तो कुछ पैसा तो बचा करके रखना ही है। इसलिए लॉक इन बड़ा ही होना चाहिए, इक्विटी की वजह से भी और रिटायरमेंट की नीड की वजह से भी। 50,000 से शायद वो लिमिट जरूर बढ़ेगी, क्योंकि लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये बात हम करते हैं बराबरी की, और हम महिलाएं भी आगे आ रही है, तो एक महिला टैक्स पेयर का सवाल अब जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं मेघा शर्मा हूँ, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ क्या ये नए बजट में कुछ और रिबेट्स हैं महिलाओं के लिए? बिल्कुल, महिलाओं को कुछ ज्यादा रिबेट मिलना चाहिए। कब हमारे वित्त मंत्री ने सभी के लिए एक ही एग्जेम्पशन लिमिट बना दी, महिलाओं को पहले ज्यादा छूट मिलती थी। वेदचंद जी, देखिए, एक बजट में ऐसा आया था कि वुमेन्स टैक्स पेयर को एक एक्स्ट्रा रिबेट 20,000 रुपए का दिया गया था,
और वो 3 साल तक मेरे हिसाब से वो बजट रिबेट रहा, और एक बजट में चुपके से वो विड्रॉ कर लिया गया। जब वो सीलिंग बढ़ाई गई तो वो कहा कि मैन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी सेम है। अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप अपने आप को मैन से कम समझती हैं? मैं नहीं समझती, बट नहीं समझती। इंडिया में आप अगर बराबर का समझती हैं और आपकी इनकम बराबर की है तो आपकी छूट भी बराबर की है। नहीं, आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? लेकिन सवाल आपका जायज है। जैसे आज की डेट में बात हो रही है प्रोत्साहन देने के लिए, वुमेन को एनकरेज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक सरकार इसमें एक अलग से थ्रेशोल्ड बना दे। जैसे आज की डेट में 250 है तो सरकार कह सकती है 3 लाख रुपए तक की महिलाओं की इनकम एग्जाम्प्ट होगी, 50,000 रुपए का एडिशनल रिबेट होगा। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि वुमेन को जो अच्छी आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं नया स्कीम ला रहे हैं कि मेक इन इंडिया में लोग कह रहे हैं कि बनाने की, उसके लिए जरूरी है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को अगर वो खुद अपना काम करती है और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, स्मॉल बिजनेस से अगर उसकी इनकम आ रही है तो उसको एक एक्स्ट्रा छूट दी जाए। आपके इस बात से सहमत हो कि हम सभी क्षेत्र में बराबर हैं, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं जो काम करती हैं वो ऑफिस का काम करने के बाद जाके घर में भी काम करती हैं, इसीलिए हमें ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। ये बोलना चाहती हूँ। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि एक वुमेन कितना ही एजुकेटेड हो, कितनी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, बाय एंड लार्ज उनको 2 ड्यूटी करनी पड़ती है। एजुकेशन अलाउंस से जुड़ी एक डिमांड सुनते हैं टैक्स पेयर की यहाँ पर। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक सैलरी एम्प्लॉय हूँ। मेरा सवाल ये है कि पिछले कई वर्षों से एजुकेशन अलाउंस के नाम पे 200 रुपये प्रति माह की छूट दी जा रही है, तो क्या हम इस बजट से कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा? ये 200 रुपए की छूट ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये जो 200 रुपये प्रति माह आप बता रहे हैं ये वाकई ही कम है, बेमानी है। इसको जरूर बढ़ाना चाहिए या फिर इसको हटा ही देना चाहिए। जो चीज यूजलेस है, आपने लॉ में ऐसी प्रोविजन कर रखे हैं जिससे कुछ असर ही नहीं होता, तो उसे क्यों आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं चीजों की? तो शायद इसमें बढ़ाएं या हटा दें। तो 200 रुपए प्रति माह की मिलने वाली एजुकेशन अलाउंस को बदलने का वक्त आ गया है, और ये बजट क्या कुछ बदलेगा टैक्स पेयर्स के लिए, यही हम समझ रहे हैं। टैक्स पेयर्स के बीच अभी हासिल हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। टैक्स पेयर पूछ रहा है सवाल कि क्या 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट पेश करेंगे तो उनके लिए टैक्स का बोझ कम करेंगे, और हम समझ रहे हैं कि टैक्स पेयर की डिमांड कितनी जायज है, कितनी सही दिशा में है। टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और सुधीर कौशिक के साथ दोनों कह रहे हैं उम्मीदें तो बहुत है इस बजट से, लेकिन कितनी उम्मीद पूरी होगी इसका इंतजार करना होगा। तो टैक्स पेयर की क्या उम्मीद है समझते हैं एक बडिंग बैंकर से, जो आगे जाकर बैंकर बनने वाले हैं, लेकिन अभी मन में है कुछ सवाल इनके। नमस्कार सर, मेरा नाम जसवीर सिंह और मैं एक बैंकिंग स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है, पिछले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया, 30 से 25% पे किया गया, लेकिन पर्सनल टैक्स को टच भी नहीं किया गया। तो सर मैं इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ कि पर्सनल टैक्स कब कम होगा, जबकि हमारे पिछले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था। देखिए, पहले तो मैं ये ठीक कर दूं कि पिछले बजट में कॉर्पोरेट रेट को कम नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने ये प्रॉमिस किया था मैं 30 से 25% अगले 3 सालों में कर देंगे, तो अभी कम नहीं किया गया। और रही सवाल कि ये पर्सनल टैक्स की जो बात है, इंडिविजुअल टैक्स की बात है, तो 30% का हमारे यहाँ मैक्सिमम रेट है, और ऐसा मानना है कि ये रेट इंडिया के हिसाब से बड़ा मॉडरेट रेट है। वर्ल्ड के हिसाब से भी कंपेयर करें तो ये रेट बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये उम्मीद करना कि 30% का रेट कम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और आज की डेट में आप देखें तो 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम के ऊपर लगभग 10% का लगता है, फिर 20% का स्लैब आता है, 10 लाख तक, उसके बाद 30% का आता है। वो काफी मॉडरेट है, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जो सरचार्ज, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस लगते हैं उनको हटाने की जरूरत है, क्योंकि अगर से सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है और टैक्स का जैसे आपने कहा वो रेट में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हेलो सुधीर जी एंड वेद जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा CNBC आवाज को मैम, कि हमें हक दिया कि हम अपने सवाल पूछ सकें आपसे, क्योंकि अभी इस समय बजट आने वाला है और टैक्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, उसका टैक्स देना और गवर्नमेंट उसको अप्लाई करती है। मेरा जो सवाल है वो TDS पे है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि 20% होता है अगर आप पैन कार्ड नहीं देते और 10% होता है जब पैन कार्ड आप प्रोवाइड करते हैं बैंक को। क्या आपको उम्मीद की जा रही है कि जेटली जी इस बार उसको कुछ रिड्यूस करेंगे, क्योंकि काफी उम्मीदें और कुछ कमिटीज भी बनी हैं इसके लिए? जो TDS है वो रेट कम होना चाहिए। ईश्वर कमेटी में बिल्कुल सही कंसिडरेशन है, क्योंकि लोगों को रिफंड लेना होता है और वो जो रिफंड है उस पर उनको जो ब्याज मिलता है वो कम है, ऊपर से उस पर टैक्स भी लगता है। तो ये जायज सी बात है कि क्यों हम ज्यादा टैक्स काट रहे हैं जब हमारा बनता ही नहीं है, हमें साल में रिफंड ही मिलना है ज्यादातर लोगों को, तो वो रेट कम होने की पूरी उम्मीद है।
चलिए, तो टैक्स रेट कम नहीं होगा, लेकिन टीडीएस का रेट कम हो सकता है। अगला सवाल यहाँ टैक्स पेयर पूछना चाहते हैं। सर, मैं नवीन गुप्ता, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें ओल्ड बहुत पुरानी लिमिट्स चली आ रही हैं वीआरएस पे, टर्मिनेशन पे 5 लाख की। तो वो 5 लाख की लिमिट शायद 84 में डिसाइड हुई थी, अभी तक उसे रिवाइज नहीं किया गया। वो जरूर बढ़नी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी रिबेट्स हैं जो सैलरी क्लास के लिए हैं, मेडिकल रिम्बर्समेंट, वो सब कभी भी इंक्रीज नहीं की गई। यानी सालों साल पुरानी आ रही लिमिट को बढ़ाने का वक्त आ गया। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन अलाउंस की, और ये एक और अलाउंस की ऐसी ही बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन देखें तो शायद ये 25 लाख या 30 लाख के आसपास पहुंच जाती है। अगर आज तक अगर हम इन्फ्लेशन बेनिफिट देखें तो ये 5 लाख की ऑटोमेटिकली 25 लाख पे पहुंच सकती थी ये डिडक्शन। लेकिन सरकार से इतनी उम्मीद करना भी ठीक नहीं होगा कि वो 25 लाख रुपए की आपको वीआरएस की स्कीम, वैसे आजकल ऐसी वीआरएस की स्कीम्स तो ज्यादा नहीं है, पर अब जो हो रहा है वो ये कि कुछ कंपनीज एक्वायर हो रही हैं, क्योंकि देश में ग्लोबल पैसा भी आ रहा है, और जो यहाँ की कंपनीज हैं उनको एक्वायर किया जाता है। उसमें से कुछ एम्प्लॉयज को वो रख लेते हैं अपने साथ, कुछ को पैसा दे करके बाहर किया जाता है। तो जो पैसा मिल रहा है, एक तो उसकी जॉब जा रही है, अच्छी कंपनी में उसको चांस नहीं मिला, और उस पर उसको टैक्स लग जाता है। तो ऐसे में उस छूट का फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि जब तक वो अपनी नई जॉब उनको मिल रही है, कम से कम कुछ टैक्स रिलीफ तो मिले। तो ये लिमिट जरूर बढ़नी चाहिए। 5 लाख बहुत पुरानी है, बिल्कुल सही है, शायद ये 84 के आसपास की है, मुझे भी पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा कि 84 में ही थी, पर ये मिलनी चाहिए 5 लाख की। और इस तरह की जो भी पुरानी डिडक्शंस हैं रिवाइज होती रहनी चाहिए लिमिट। बिल्कुल, रिविजन होना चाहिए। एक पुरानी लिमिट जो बरसों से चली आ रही है उसको तो कम से कम बदले ये बजट हमारे लिए। और क्या उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स की, समझेंगे उन्हीं की जुबानी। अभी हाजिर हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। टैक्स पेयर्स के बीच हम समझ रहे हैं कि उनकी क्या उम्मीद है इस बजट से। और मेरे साथ है एक स्टूडेंट जो अभी टैक्स पेयर तो नहीं बना है, लेकिन आगे आने वाले समय में टैक्स देगा। पर वो क्यों देखे इस बजट को और क्या चाहता है वो? अमन, आप क्या चाहते हैं और क्यों देखेंगे इस बजट को? सर, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो बजट आ रहा है उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या प्रोविजन है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट टैक्स पेयर नहीं होता है तो टैक्स में तो स्टूडेंट को कोई छूट मिलने का नहीं है, लेकिन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो बैंक से लोन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की बात है, और एजुकेशन के साधन बढ़ाने की बात है, और एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट करने की बात है, ज्यादा निवेश करने की बात है, ज्यादा उसमें खर्चा करने की बात है, उस बजट से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जेब पर सभी के बोझ बढ़ रहा है, और इसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर पूछ रही हैं। सर, मेरा नाम सिल्की है और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। सर, इस बजट के आने के बाद सर्विस टैक्स ऐसा लगता है कि बढ़ जाएगा, तो सर उसको कंपनसेट करने के लिए क्या मंत्री कोई प्रोविजंस लाएंगे? देखिए, जब आपको खुद उम्मीद है कि टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर तो वित्त मंत्री सोच ही रहे हैं, और आप भी सोच रहे हैं कि बढ़ जाएगा। बढ़ता है कभी सेस के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से। ये मान के चलिए, इसलिए नहीं बढ़ रहा सर्विस टैक्स, इसलिए बढ़ रहा है कि कोई जीएसटी आने वाला है। जीएसटी का रेट लगभग 18% के करीब आएगा, और जो सर्विस टैक्स 3% से शुरू हुआ वो बढ़ के 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 14 हुआ, 14.5 हुआ। तो इस बजट में आप 16% की पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि सर्विस टैक्स लग के वही तो क्वेश्चन है। ये बताइए कि जीएसटी कब लागू होगा? वो तो गाड़ी अटक ही गई है। नहीं, उम्मीद करें, क्योंकि जाएगा नहीं। ये डायरेक्ट टैक्स कोड की तरह ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा या नहीं आएगा, आएगा जरूर। जो डिलेज हैं वो अभी उम्मीद है कि अक्टूबर 2016 में है, और थोड़ा लेट होगा, नेक्स्ट ये बजट तक तो जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी है ये देश के लिए। मेरा कहना यह है कि जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, कोई व्यक्ति नहीं कहता जीएसटी गलत है, कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं कहता कि जीएसटी गलत है, बाहर आके सब कहते हैं जीएसटी बहुत अच्छा है, अंदर बैठ के कहते हैं पास नहीं करेंगे। विडम्बना ये है कि तब भी ये पास नहीं कर पाए। चलिए, अब जीएसटी से गाड़ी को डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ले जाते हैं। एक आखिरी डिमांड के साथ मैं शो क्लोज करना चाहूंगी। एक आखिरी डिमांड इधर से। मेरा नाम सारिका है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं सैलरीड हूँ, तो जब मैं दूसरे लोगों की बिजनेस एंड प्रोफेशन में बैलेंस शीट फाइनल करती थी तो उसके अंदर उनको सभी खर्चे अलाउड थे, तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और मिलती थी। आई नो दैट। हाँ, मिलती थी। आज की डेट में भी डिमांड स्ट्रांग है, और शायद कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर के दिमाग में ये बात चल रही है कि इसको ज्यादा देर टाला नहीं जा सकता है। तो आप इसकी उम्मीद कर सकते हो कि डिडक्शंस आएगी जरूर, क्योंकि ये वाजिब है। तो वेद जी, अब बताइए, सभी की निगाहें टिकी हैं बजट में, ये जेब और काटने वाला या जेब भरने वाला है? मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट जेब भरने वाला होना चाहिए। वित्त मंत्री जी के पास बड़ा अनुकूल वातावरण है, सब्सिडी का भार कम है, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, टैक्स की कलेक्शन जो लगती है कम है, जीडीपी से कवर अप हो जाएगी।
और वित्त मंत्री इस बजट को एक बोल्ड बजट पेश कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में याद किया जाए और हर टैक्स पेयर को लगना चाहिए कि उसको कुछ मिला है। वित्त मंत्री के पास सुनहरा मौका है इस काम के। चलिए, सुनहरा मौका है, लेकिन साथ में पे कमीशन का एक बड़ा बैगेज भी है। तो देखते हैं कि वित्त मंत्री कैसे पेश करेंगे एक बैलेंस बजट जो सबके चेहरों पे मुस्कान लेकर आएगा। नमस्कार।